नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनलिस्ट के इस ताज़ा एपिसोड में। हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं आदिल राजा साहब। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन का, आनंद जी। आदिल साहब जो है थर्ड जनरेशन ऑफिसर हैं पाकिस्तानी आर्मी के। और फिलहाल वो जो है लंदन में बेस्ड हैं। और उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोल्जर स्पीक्स। उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। और वो लगातार उस पर बहुत अच्छे एनालिसिस और खासकर पाकिस्तान के बारे में अच्छे एनालिसिस उनके आते रहते हैं। और तो उनके साथ हम बात करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 50 दिन से सिर्फ एक अकेला यूट्यूब चैनल है, सोल्जर स्पीक्स, जो कि जो पाकिस्तान जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, और हिंदुस्तान में जिसे पीओजेके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो उसके अंदर जो चल रहा है उसको लेकर पिछले 50 दिन से सिर्फ एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो लगातार कवरेज कर रहा है। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आदिल साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जमीनी हालात क्या है वहां पे, और अभी फिलहाल क्या हो रहा है ये, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी जो है व्यूअर्स को ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दें कि ये जो है एजिटेशन जो जो भी शुरू हुआ और ये जो स्थितियां बन गई हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कारण क्या है। आनंद जी, देखें, बात यह है कि ये एग्जैक्टली हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है एक तरफ। और उसमें जो वजह समझ आती है, नजर आती है, वो ये नजर आती है कि जो अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान है, जो अब मौजूदा बांग्लादेश है, वहाँ पे जो गलतियाँ की गई थी वो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तान के ऊपर रूल हमेशा से करती चली आई है। उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं, इनको सपोर्ट करती हैं। अब लेटेस्ट न्यूक्लियर ब्लैकमेल ये करते हैं वो भी, और मर्सनरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर है। वो हमेशा से उसी थॉट प्रोसेस के तहत कश्मीर के अंदर जो है वो एक हार्ड अप्रोच, या एक जो है वो एक क्रैकडाउन किया जा रहा है, वही सोच है एग्जैक्टली जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, बलूचिस्तान के अंदर है, और अब यहाँ पे कश्मीर के अंदर है, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। क्योंकि मिलिट्री पीपल जो होते हैं, जब वो पावर में होते हैं तो वो मिलिट्री माइंडसेट से सोचते हैं, उनके पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कागजों में तो उनको पता होता है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ही मस्ट है, बट दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। बिकॉज उन्होंने अपने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बिजनेसेस अपने चलाने हैं। गवर्नमेंट उनकी मर्जी की होगी तो उनकी मर्जी की पॉलिसीज बनेगी, और जो उनके बिजनेसेस हैं उनको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएंगे, सब्सिडीज उनको मिलेंगी, और वो बिजनेस मोनोपोली अपनी मेंटेन कर सकेंगे, और पाकिस्तान में स्टेट विद इन द स्टेट जो वो चला रहे हैं वो चला सकेंगे। इसलिए वो अपना ये एक जो अप्रोच रखते हैं, जिसको हाल ही में जनरल आसिम मुनीर ने नाम दिया है कि हार्ड स्टेट हम बनाएंगे। व्हाट इज हार्ड स्टेट? याया खान ने बांग्लादेश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में हार्ड स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो कुछ वहां पे किया, वही काम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। तो वजह उसकी एसेंशली ये है कि देखो, जब तक या तो मोनार्कीज की तरह आप चलना चाहते हैं, आर्मी चीफ वांट्स टू बी द किंग। गल्फ कंट्रीज को आप देख लें, वहां मोनार्कीज हैं, लेकिन गल्फ कंट्री में जो किंगडम या गवर्नमेंट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉपुलेशन के साथ है, बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो उनके पास ऑयल है, वो बेच रहे हैं, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं। सस्ती बिजली, लाइवलीहुड, बोर्डिंग, घर दिए जाते हैं, हेल्थ केयर दी जाती है, एजुकेशन फ्री दी जाती है, मैसिव इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान तो बेसिक इंसेंटिव मांग रहा है। पाकिस्तान का जो शहरी है, वो पाकिस्तान का सिटीजन बेसिक इंसेंटिव मांग रहा है। अब बलूचिस्तान का अगर शहरी बेसिक इंसेंटिव मांग रहा है कि यार तुम नेचुरल गैस मेरे इलाके से लेके पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करे हो, मुझे भी तो दो ना। नहीं, वो जी पॉसिबल नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो पॉसिबल नहीं है। डेंस पॉपुलेशन के ऊपर हम कर सकते हैं। वेल, गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी दी जाती है सिर्फ टॉप अपनी मर्जी के उन लोगों को जो कि सरकार के साथ चलने वाले सरदार हैं उनको। तो देन पब्लिक तो फिर आगे से अपना राइट मांगने के लिए डेमोक्रेटिकली निकलती है।
जो आप देख रहे हैं, मारंग बलोच की जो मूवमेंट है, बलोच यकजहती काउंसिल के नाम से, उसको इंडिया का एजेंट बोल के और उसको ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस टेररिज्म के लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब उनको आपने जेल में डाल डाल दिया है, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा? क्या लोग फिर मजबूर नहीं होंगे टू रिजॉर्ट टू वायलेंस? हम प्रमोट नहीं करते वायलेंस को सर किसी भी सूरत, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये हो रहा है। कश्मीर में एक पुरअमन जद्दोजहद का लेटेस्ट राउंड 50 दिन से चल रहा है। मैं डेली उसकी वीडियोस भी दिखा रहा हूं, और लोग नहीं दिखा पाते क्योंकि उनको डर होता है कि शायद उनके चैनल्स टर्मिनेट हो जाएं, या पाकिस्तानी स्टेट उनको खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। देयर इज अ प्राइस टू बी पेड for speaking truth to power, especially to the Pakistani military regime और पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। प्राइस क्या है? मैंने प्राइस 2024 में कोर्ट मार्शल इन एब्सेंशिया करके 14 साल सजा दी, 2 लाइफ सेंटेंसेस मुझे सुना दी। उसके बाद सेडिशन पे 25 ईयर प्लस 99 ईयर प्रिजन सेंटेंस, मेरी एक्सट्रेडिशन की डिमांड, यूके में काउंटर टेररिज्म के केस बना दिए, सिविल सूट लाइबल सूट्स कर दिए, हर तरह से तमाम एसेट सीज कर दिए। इन्होंने तो मां तक को नहीं छोड़ा, लोग मां को तो छोड़ देते हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये जिस किस्म की लेवल ऑफ फैशिज्म है, ये उसी माइंडसेट की अक्कासी करती है। एक मिरर इमेज है जो ईस्ट पाकिस्तान में किया गया था, जो बलूचिस्तान में किया जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में, और जो अफगानिस्तान के अंदर जाके ये लोग कर रहे हैं। समझते हैं कि इनको एक कॉलोनियल लेगेसी इन्होंने इनहेरिट की है कि हम अफगानिस्तान कंट्रोल करेंगे। यार, सुपर पावर्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, तुम किस खेत की मूली हो? कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। यूएसएसआर के पास नहीं थी क्या न्यूक्लियर पावर? क्या बातें करते हो? अमेरिका के पास नहीं थी? 20 साल $2 ट्रिलियन का लॉस करके वहां से भाग गए हैं वो। क्या बातें करते हो तुम लोग? लेकिन नहीं, ये समझना नहीं चाहते सर। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की अलीट कैप्चर है ना, पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की जो अलीट कैप्चर है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया हुआ है। पाकिस्तान का मिलिट्री का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट सिंपली अफोर्ड दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अरब मोनार्कीज कर सकती हैं, बाकी लोग कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, इंडिया भी कर सकता है ना, किसी लिमिट तक, किसी हद तक कर सकता है। पाकिस्तान में तो इकोनॉमी चल ही नहीं रही ना सिरे से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये आने ही नहीं देते। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ये करने देते, क्योंकि जाहिर बात है फौज ने कब्जा करके चलाना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ये जनता के साथ आवाम से नहीं कर सकते। लेकिन फौज का जर्नल बदमाशी अपनी अपना रूल किस तरह चला रहा है? फौज के सर पे चला रहा है। तो फौज के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह लो, या मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कह लो, या अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट कह लो। उसने तमाम वेलफेयर स्टेट मॉडल पे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, मैसिव पेंशन, हाउसिंग बेनिफिट्स अपनी फौज को तो देने हैं। लेकिन सर, फौज भी इतनी बड़ी है, उसको देने के लिए भी, या सिक्योरिटी फोर्सेस को देने के लिए भी, दे नीड टू मेंटेन द होल्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनकी मोनोपोली पाकिस्तान के बिजनेसेस के ऊपर मेंटेन रहे। और उस चीज को जो भी चैलेंज करे, बड़ा ही एक नाजुक सा, बड़ा ही एक मॉडल है, जो इट इज ओनली इज लाइक द पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इज जगलिंग टू मेनी बॉल्स एट द सेम टाइम। पाकिस्तान ये एक थ्रेड के साथ, एक बड़ा ही ना कच्चे धागे के साथ बंधी हुई है ये। मतलब आज सऊदी अरब अपने पैसे वापस मांग ले, चाइना वापस मांग ले, या अमेरिका वापस मांग ले, देयर यू गो, डिफॉल्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। डिफॉल्ट की टर्म्स क्या होंगी, ये सोचने की बात है। तो उस चीज को इन्होंने दिखाना है पूरी दुनिया को कि स्ट्रीट्स हमारे कंट्रोल में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी आर द बॉस इन पाकिस्तान, टॉक टू अस, ठीक है। स्ट्रीट्स हमारे कंट्रोल में। जब स्ट्रीट्स नजर आता है विजिबली, एक तो पूरी मीडिया को ये देर मेकिंग अ लॉट ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल मीडिया में भी, डोमेस्टिक मीडिया में, इवन इंडियन मीडिया के अंदर भी पूरी कोशिश की जाती है कि यार ये वो चीजें जो है, जो रियल पिक्चर अगर ना भी है, तो जो असल जो हार्ड फैक्ट्स हैं वो ना दिखाए जाए। 50 दिन से मैं कवरेज कर रहा हूं, आपने खुद ही बता दिया कौन इतनी ज्यादा मैसिव कवरेज कर रहा है। हालांकि जिस तरह का काम किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, 100 से ज्यादा लोगों को आपने मार के फेंक दिया। 67 कंफर्म है। पिछले 2-3 दिनों में आपने जो है वो 30 से ऊपर को मार दिया। आज भी मारा जा रहा है, ओपन फायरिंग हो रही है, कर्फ्यू आपने किया हुआ है, उसको लोग डिफाई कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो अब इंटरनेशनल मीडिया भी जाग रहा है, कतर का अल जजीरा भी जाग गया है। मजबूरी है ना जी, क्योंकि पब्लिक को पता चल रहा है सोशल मीडिया से, वो कह रहे हैं यार तुम लोग क्यों चुप करके बैठे हुए हो। तो मैसेज जा रहा है कि स्ट्रीट्स इनके कंट्रोल में नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की मैसेजिंग बाहर जाना। फिर लोग मुख्तलिफ
पार्टी से बात करते हैं, जो इन्होंने अपने कंट्रोल में थंब में नीचे पॉलिटिकल पार्टीज रखी हैं उनसे बात करते हैं। और कश्मीर में स्पेसिफिकली इस वक्त जो काम हो रहा है वो याया खान के अपने बड़े किस्से हैं, जनरल रानी वाले बड़े किस्से हैं, अब किस्से हैं कि जनाब आसिम मुनीर और मरियम रानी के बड़े किस्से हैं। लोग कहते हैं कि उसने वादा, कंफर्म मेरी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, मैंने इस इलेक्शन के रिजल्ट से, मीरपुर डिवीजन के रिजल्ट से 48 आवर्स पहले ऑन रिकॉर्ड ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये बोलती है कि दान कर दिया है महाराजा आसिम मुनीर ने इलेक्शन महारानी मरियम रानी, जनरल रानी को, और कहा है कि कश्मीर तुम्हारा हुआ, जाओ जाओ, कश्मीर तुम्हारा हुआ। कश्मीर की नून लीग को दे दी गई सीटें ऑलरेडी, और रिजल्ट आता है 13 में से 10 सीटें कश्मीर की हैं, प्राइम मिनिस्टर उनका बनना है। और पीपल्स पार्टी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लीड कैप्चर है। बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज फादर इज द प्रेसिडेंट जरदारी, वो उठ के जो है वो दरमियान में एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये देखें जनाब इलेक्शन रिगिंग हुई है। पीपल्स पार्टी अपने ऑफिशियल चैनल से एविडेंस प्रेजेंट कर रही है, वीडियो एविडेंस प्रेजेंट कर रही है कि मैस रिगिंग हुई है, ये देख लो। तो हम तो आपको पहले से बता रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं। तो इट इज हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का जी। सर, ये जो जम्मू जो पाकिस्तान के इस जो वहां पर जिसे हम पाक देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर या पीओजे के आजाद कश्मीर के जो है, तो ये एक्चुअली बेसिकली जो है, एक तो मुझे ये समझाइए कि अ, लोग मांग क्या रहे हैं वहां पे, फंडामेंटल उनकी बेसिकली डिमांड क्या है। और एक चीज तो ये, और दूसरा मेरे को ये भी सुनने में आया है कि आई थिंक प्रोबेबली शायद आपके शो पर ही था जो है, जो मैंने देखा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट डेड बॉडीज वापस देने के लिए भी जो है वो लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि चलो हमें बॉडीज तो दे दो कम से कम, जो लोग मारे गए हैं और बहुत सारे डिसअपियर्ड भी हैं, तो आप बॉडीज तो दे दो। तो इवन बॉडीज भी वापस देने में दिक्कत की जा रही है। तो ये एग्जैक्टली बेसिकली, एक तो मांग क्या रहे हैं, बेसिक डिमांड्स क्या हैं उनकी, और दूसरी चीज है क्या जो बेसिक डिमांड्स थी वहां से शुरू होके अब एक नए लेवल की डिमांड्स बेसिकली जो है वो हो गई हैं कि भाई आप अब हमारे को अलग करिए, और हमें जो भी है हिंदुस्तान के साथ जाना है या अलग करिए। तो क्या अब ये उस तरह सेसेशन की तरफ जो है वो ये आंदोलन जो है, ये मूवमेंट बढ़ रहा है, और ये जो डेड बॉडीज का इस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं, तो इसकी क्या रियलिटी है बेसिकली? दो मेन पार्ट हैं आपके क्वेश्चन के। पहले वो क्या मांग रहे थे 50 दिन पहले, वो मांग रहे थे कि पानी जो है, दरिया जो है पाकिस्तान के, वो कश्मीर से होके आते हैं, इंडियन साइड से आते हैं, कश्मीर में आते हैं, फिर आगे जाते हैं। आपने चाइना के साथ यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, नीलम के ऊपर वगैरह भी। मैक्सिमम आप वहाँ से हाइडल पावर जनरेट कर रहे हो तो आप हमें बिजली सब्सिडाइज रेट के ऊपर दो, हमारा राइट बनता है। जिस तरह बलूचिस्तान वाले गैस मांग रहे थे, हमें बिजली दो सब्सिडाइज रेट के ऊपर, कॉन्टिन्यूड दो, क्योंकि पहले दी जा रही थी, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूड हमें दो। और कॉन्टिन्यूड दो, ये नहीं कि यार आप लोड शेडिंग के नाम के ऊपर 24 घंटे में 8 घंटे बिजली देते हो सिर्फ। बिजली दो हमें भाई, और हमें सब्सिडीज सब्सिडाइज रेट के ऊपर दो। देन हेल्थ केयर की उनकी डिमांड है कि यार हमारे जो बेसिक, कम से कम हमें इलाज करवाना है। कश्मीर पहाड़ी इलाका है, डिस्टेंसेस शायद मैप के ऊपर कम लगते हों, लेकिन आप गाड़ी में बैठें तो कश्मीर के, मतलब आप पुंछ के बाज़ इलाके हैं या जम्मू के बाज़ इलाके हैं या इवन नीलम वैली के बाज़ इलाके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने के लिए भी जो है वो 8-8 9-9 घंटे ड्राइव करनी पड़ती है। इतनी बुरी हालत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो, प्लस हमें लोकल यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करो। सीटी स्कैन करवाने के लिए मशीन लगा दो यार, मुजफ्फराबाद में लगा दो, रावलाकोट में लगा दो, जो पुंछ सेक्टर में कहीं पर लगाओ ना, क्यों नहीं लगाते हो? मीरपुर वगैरह के अंदर लगाओ ये चीजें। प्राइवेट वहां पे लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन प्राइवेट क्यों भाई? सरकारी अस्पतालों के अंदर हमें लगा के दो, ठीक है। बेसिक डिमांड एजुकेशन रिफॉर्म की थी कि यार एजुकेशन के अंदर हमारी जो है वो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं वो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंसेस को चलने दो। एंड देन सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारा तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तुम दुनिया को बताते हो कि हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, हमारा अपना प्रेसिडेंट है, हमारी अपनी जो है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मुजफ्फराबाद के अंदर, हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर तुम जो है कॉलोनियल पावर की तरह अपने लेंट के ऊपर ऑफिसर क्यों पाकिस्तान से भेजते हो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए? हमारे अपने ऑफिसर्स को यहाँ पे लगना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, हम जिनको वोट डालते हैं तुम उन वोट्स को चेंज कर देते हो और अपनी मर्जी के बंदों को इलेक्शन रिगिंग करते हो हर दफा। जो अभी एक्सपोज हुआ है मामला, वो तो हमेशा से चलता चला आ रहा है। और फिर उसके बाद तुम हमारी असेंबली को अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लगाने के लिए इस्लामाबाद में बैठ के डिसाइड करते हो, और अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लगाने के लिए तुमने 12 सीटें रखी हुई हैं रेफ्यूजीज के नाम के ऊपर पंजाब में, जो आईएसआई डिसाइड करती है। उनको खत्म करो यार। तो ये बेसिक डिमांड्स थी, और इसके लिए ये एग्रीमेंट किया पाकिस्तान की स्टेट ने कि ठीक है हम मानेंगे। और एग्रीमेंट करने के बाद इलेक्शन जब करीब पहुंचे, अभी जो 3 फेज के अंदर है, पहला फेज जो है वो हो गया, जिसके नतीजे के अंदर इतनी खूनरेजी हुई है कि 30 लोग जो हैं, वो 30 पीपल हैव बीन किल्ड बाय द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये अपनी बात से एंड टाइम पे मुकर गए, क्योंकि हर दफा मुकर जाते हैं। क्यों? सर, देयर इज इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री टू इट। इन्होंने बलोच सरदारों से वादा किया कि हम तुम्हें तुम्हारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, और तुम्हें राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस देंगे। तुम हथियार उतारो, छोड़ दो, और वापस पहाड़ों से नीचे आ जाओ। जब वो नीचे आए तो उनको फांसियां दे दी गई, और उनको जो है जेलों के अंदर डाल दिया गया। ये जो बात करते हैं, जो वादा करते हैं, उससे मुकरते हैं। वो सिर्फ जाल बिछाते हैं और उस जाल में फंसाते हैं लोगों को। जब मैं ये बोलता हूं तो इसका मतलब है पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, बिकॉज वही रूल कर रही है ना। अब आप देखो कि डेड बॉडीज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। डेड बॉडीज अरुण जी गायब करने का जो इनको चस्का है ना, वो चस्का इनको लगा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बताती है पूरी दुनिया को कि देखो, हम एक सेकुलर मॉडरेट फोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम ना रहे तो पाकिस्तान में ये सारे साले जहादी हैं। ये एक नैरेटिव है जो इंडिया में भी सक्सेसफुली उन्होंने बेचा हुआ है। आप लोगों को भी बेचा हुआ है, पूरे वेस्ट को भी बेचा हुआ है। इंडिया के जरिए ही वेस्ट को बेचा है, बड़े सक्सेसफुली, बड़े तरीके के साथ। ठीक है, जब मुशर्रफ आएंगे, कॉन्क्लेव करेंगे, ऐश्वर्या राय जी बैठी नहीं होंगी, बड़ा जबरदस्त से बड़ी फ्लावरी इंग्लिश के अंदर वो बताएगा कि भैया हम हैं तो तुम लोग बचे हुए हो, नहीं तो ये साले मौलवी आके जहादी तुम्हें खा जाएंगे। आप लोग मान जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं। भाई वो कौन है? वो लश्कर कौन है? वो जैश कौन है? वो कौन चला रहा है? क्या वो आईएसआई की मर्जी के बगैर चल रही है? क्या वो एमआई की मर्जी के बगैर चल रही है? क्या वो पाकिस्तान आर्मी की मर्जी के बगैर चल रही है? वो आपको कहते हैं बहू आएगा, बहू खा जाएगा, और आप कहते हैं हाँ यार बात तो ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। अब लेटेस्ट जो कहानी है, पहले कहते थे इनको हमने रोका हुआ है, नहीं तो ये तो आके खा जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये गजवा हिंद कर जाएंगे। लाल टोपी वाले जैद अहमद टाइप जो है, लाल टोपी वाले बांदर आके गजवा कर जाएंगे हिंद। उनको भी आईएसआई की पेरोल के ऊपर है वो, 7 लाख महीने के ऊपर, पीकेआर के ऊपर। अब बात ये है कि ये आपको डराया, आपने वेस्ट को बताया, और ये अब बात जड़ पकड़ गई कि यार पाकिस्तान में सारे जहादी हैं साले, और उनको कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक फौज है जिसने उनको कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये फौज ना इसको सपोर्ट की तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। ये न्यूक्लियर वेपन उनके हाथ लग जाएंगे। सर, यू नो, this is the greatest trick the devil ever pulled. All right, to make you believe in this narrative, and you believe it. The West believes it. Okay, bhai, Pakistan is the only moderate force which is in Pakistan is the Pakistani military. क्या बात करते हैं यार आप, क्या बात करते हैं। उन्होंने आपको आगे लगाया हुआ है और आप लोग लगे हुए हैं, और एक ब्लैकमेलिंग का बिजनेस चल रहा है। तो इसी सिलसिले में 2004 में जनरल मुशर्रफ ने पूरी दुनिया को कन्विंस किया। जब जनरल मुशर्रफ बहुत इंटेंस प्रेशर के अंदर आए लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज 2004 में उन्होंने शुरू किया। कश्मीर में उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने बताया कश्मीर में यू टर्न लेके जो कश्मीर में मुजाहिदीन गए हुए थे इंडियन साइड पे, उनको वापस बुलाना शुरू किया। 2006 में कंप्लीट कैप कर दिया। अमेरिका के प्रेशर की वजह से किया। इंडिया ने सक्सेसफुल लॉबिंग की वॉशिंगटन डीसी में। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि आई एम द मैन हु इज द गाय हु जो इनलाइटेंड, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इनलाइटेंड मॉडरेशन का। आई बिलीव इन इनलाइटेंड मॉडरेशन। हालांकि आगरा समिट हुआ, नवाज शरीफ और वाजपेयी जी का, उसकी पीठ में छुरा घोंपा जनरल मुशर्रफ नहीं और पाकिस्तान की फौज नहीं। और उन्होंने कहा कि अब मैं ये काम करूंगा, अमन की आशा मैं लेके आऊंगा। ठीक है, आज भी बड़े लोग बैठे हैं आपके इंडिया में जो अमन की आशा को बिलीव करके बैठे हैं और इन्हीं जर्नैलों के साथ डील करना चाहते हैं। आसिम मुनीर को कहते हैं नहीं नहीं हमारे लिए ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में, इसी चक्कर में जनरल मुशर्रफ ने भी उसी प्लेबुक पे इतनी ज्यादा फौज के अंदर, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर बड़ी अबंडेंस ऑफ इमेजिनेशन है, नहीं सर, बड़ी लैक ऑफ इमेजिनेशन है, बट अबंडेंस ऑफ इंट्रीग है।
ठीक है। उनको गेमें सारी आती हैं, वो गेमें डालते हैं सारी, और पुराने छापे उठाते हैं, उनको छापों को मुसलमान करते हैं। हम बोलते हैं, हमारी मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है कि सर वो अब ये मसला आ गया, क्या करना है? कहते हैं कोई पुरानी फाइल निकालो, पुराना छापा क्या है, कोई डीएस सोल्यूशन है वो निकालो, ठीक है, कोई सेट सोल्यूशन, पहले भी इस तरह की सिचुएशन हुई तो क्या हुआ था, उसको जरा अपडेट कर लो। उसको हम कहते हैं कि सर छापा मुसलमान हो गया, ठीक है। तो छापा मुसलमान करके लगाते हैं। तो छापा पुराना उन्होंने मुसलमान करके लगाया, उन्होंने कहा एनलाइटेंड मॉडरेशन जनरल मुशर्रफ लेके आएंगे। उन्होंने कश्मीर में जहादियों को कंट्रोल कर लिया, और अब जनरल मुशर्रफ जो है वो ही लंबा 10 साल चलना चाहिए। 10 साल के बाद जब रोला पड़ा, तो उन्हें जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जनरल मुशर्रफ की डबल गेम अफगानिस्तान में जो चल रही थी वो एक्सपोज होगी। जनरल मुशर्रफ की डबल गेम एक्सपोज हुई अफगानिस्तान के अंदर कि यार एक तरफ तो ये जो है वहां से कोलेशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर 60+ बिलियन डॉलर उठा चुके हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान अमेरिकन फोर्सेस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जो नाटो वहां पे बैठी हुई है, उसको जो टारगेट किया जा रहा है वहां पे, उसमें जो मिलिटेंसी जितनी भी है उसको भी सपोर्ट पाकिस्तान से किया जा रहा है, डबल गेम की जा रही है। अमेरिकन ने बोला, सलाला के ऊपर अटैक भी किया। जब वो एक्सपोज होना शुरू हुई तो जनरल मुशर्रफ ने फिर दोबारा से एक सिचुएशन क्रिएट करवाई in the heart of the Islamic Republic of Pakistan, the capital Islamabad, लाल मस्जिद। उन्होंने जाके चाइनीज मसाज पार्लर्स के ऊपर अटैक किए, कोई वीडियो सेंटर्स के ऊपर अटैक किए। इन्होंने होने दिया, इन्होंने बढ़ना दिया, ठीक है। इतना बड़ा कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पे आ गया कि यार एक्सट्रीमिस्ट इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे हुए। एंड देन जनरल मुशर्रफ कम्स इन एंड से, नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव देम, आई एम योर मैन, only I can control these jihadis। इंडिया को भी बेचा गया, वेस्ट को बेचा गया, सीएनएन आ गया, बीबीसी आ गया, एनडीटीवी आ गया, इंडिया टुडे आ गया, सारे के सारे आके बैठ गए यहाँ पे कि यार ओ भाई ये तो मसला इनके हाथ से निकल रहा है। और अभी तो अगर जनरल मुशर्रफ ना हो, ये फौज ना हो, तो ये तो निकल के खा जाएंगे, ये तो गजवा हिंद कर जाएंगे। यही आप लोगों को बेचा गया है। किधर सर, क्या चक्कर, आप लोगों को इतने मासूम क्यों बन जाते हो यार? अच्छा, उन्होंने उठा के क्या कहानी की कि मैंने कहा ओके फाइन। जनरल मुशर्रफ ने ऑर्डर दिए, मेरे दोस्त थे, आई वाज अ कैप्टन देन, मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्तों के भाई थे, कर्नल हारून असलम को, एसएसजी को लॉन्च किया। जब बिल्कुल पक गया काम, हालांकि आईएसआई ने बैठ के इंस्टिगेट किया। मौलाना अजीज के भाई मौलाना गाजी जो थे, वो गाजी अब्दुल रशीद, वो कहते थे कि इन्होंने हमसे डील तो करनी नहीं है, ये तो हमें मारने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो इट वाज इंस्टिगेटेड, देवर इंस्टिगेटेड। आईएसआई का रिक्रूटमेंट ग्राउंड था अवान जहाद के लिए, लाल मस्जिद इस्लामाबाद की, ठीक है। और उसको वहां पे मदरसा बनाया गया, उस बच्चियों का मदरसा, देवर स्मॉल गर्ल्स। और उसको पूरा फंडेड फैसिलिटेशन आईएसआई ने हमेशा से की, की गवर्नमेंट ने हमेशा से की थी, इसलिए इतना मैसिव स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा हुआ था। इन लोग का ये जो इलीगल है, इसको हमने गिराना है। उनको जानबूझ के फिर मजीद तंग किया गया। एक कल्चर, जहादी कल्चर तो जो है वो फौज ने बनाया था ना, वो तो अफगान जहाद के चक्कर में सीआईए और आईएसआई ने खड़ा किया था ना मामला। तो आपने जब कश्मीर में यू टर्न ले लिया और अफगानिस्तान में यू टर्न ले लिया, तो फिर भी लोग बर्दाश्त तो थे। लेकिन जो मुजाहिदीन वहां पे मारे गए थे, उन्हीं की बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही थी ना, जो अफगान जहाद में गए हुए थे, उन्हीं की बच्चियां थी ना यहाँ पे, पढ़ रही थी आके। इन्होंने उसको, क्योंकि इस्लामाबाद में था, क्योंकि ग्लोबल मीडिया की एक्सेस थी, कोई फारफ्लंग एरिया में नहीं था, उसको कवरेज मैसिव दे के जब उन्होंने, उनके अंदर जाहिर बात है सर, वो लोग देवर ट्रेन्ड बाय द आईएसआई एंड द सीआईए टू फाइट थर्ड जनरेशन इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज थे वो, इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज थे वो, ठीक है, जहाद मुजाहिदीन, ठीक है। उन्होंने अपने स्नाइपर AK-47 उन्होंने लाके जब बैठा ली, तो उन्होंने कहा देखो भाई ये तो अब इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पे एक्सट्रीम कब्जा कर लेंगे, और जनरल मुशर्रफ अपेयर होंगे और कहेंगे नो आई विल नॉट लेट दिस हैपन बिकॉज आई एम योर मैन। सो दे वेंट आउट एंड दे कैरिड अ मैसेकर इन लाल मस्जिद। एंड वहां पे जो बच्चियों की डेड बॉडीज थी, फॉस्फोरस बॉम्ब्स फेंके गए और डेड बॉडीज थी, जाहिर बात है उन्होंने फायर किया, जनरल कर्नल हारून असलम को शहीद कर दिया, एसएसजी के जवान भी शहीद हुए, आर्मी वालों को भी उन्होंने स्नाइपर्स ने हिट किया, उनकी मीनार के अंदर एक स्नाइपर बैठा हुआ था। इन्होंने रिस्पॉन्ड, दे वर वेटिंग फॉर इट, वो लोग रेडी थे हथियार डालने के ऊपर। बुरका पहन के अगर बड़ा भाई आ सकता है मौलाना अजीज, तो छोटा भाई भी आ जाता भाई बगैर बुरके के। लेकिन दे हैड टू क्रिएट अ शो, एंड दे क्रिएटेड दैट शो फॉर द वर्ल्ड कि यार मुशर्रफ बचा सकता है इन पागल जहादियों से, नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे आके। वो शो क्रिएट किया गया, और वहां पे जो डेड बॉडीज थी बच्चियों की छोटी छोटी, वो इकट्ठी की गई, डेड बॉडीज हंड्रेड्स के अंदर बच्चियों को नहीं बाहर आने दिया गया, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। हो रही होंगी, क्यों नहीं हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही होंगी। इन्होंने खुद वो माहौल क्रिएट किया था।
उन बच्चियों को, डेड बॉडीज को आर्मी के ट्रक्स में, 19 सिग्नल रेजिमेंट के ट्रक के अंदर डाल के पिंडी, तकरीबन आधे घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पे, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी सहाला, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर इस वक्त कॉलोनी बनी हुई है सहाला की, बुनियादों से भी नीचे खड्डे खोद के लाशें डाल के उनको ट्रीट किया गया, चूना फेंका गया और डंप कर दिया गया। वहां से इनको चस्का लगा कि डेड बॉडीज गायब कर दो, एविडेंस गायब कर दो, लोग चीखेंगे तो आपने मानना ही नहीं है ही नहीं। नतीजे में there were 73 suicide bombing targeting the Pakistani military directly in 12 months following Lal Masjid incident। बट वहां से इनको चस्का पड़ा, नया छापा क्रिएट हुआ। मूव फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करें, 26 नवंबर 2024, इस्लामाबाद डी चौक, राइट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तमाम कैमरास बंद किए जाते हैं, लाइट्स बंद की जाती हैं, इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मौजूद हैं, डायरेक्ट फायर खोल दिया जाता है। 111 ब्रिगेड पाकिस्तान की, मार्शल्ला ब्रिगेड, ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर, उसको 2-3 पत्थर लगते हैं, वो जख्मी होता है, और वो पैरा फायर अपने हाथ से चलाता है, गोली चलाता है, एंड देन स्ट्रेट फायर, वीडियो एविडेंस मौजूद है, स्ट्रेट फायर किया जाता है, तबाही मचा दी जाती है। 105 डेड बॉडीज, एज पर माय सोर्सेज इन द आईएसआई सेज के 105 डेड बॉडीज चोरी करके इसी तरह लाल मस्जिद मॉडल पे दबा दी जाती हैं। और बाकी डेड बॉडीज जो मिलती हैं वहां पे रिलेटिव्स को कहा जाता है कि बेटा डेड बॉडीज चाहिए। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की मॉर्चरी में एक फ्रीजर में दो दो को घुसेड़ा होता है डेड बॉडीज को ऊपर तले, और जगह नहीं होती ना दो से ज्यादा, और कहा जाता है कि डेड बॉडी चाहिए तो यहां स्टाम्प पेपर लिख के दो कि किसी मीडिया के पास नहीं जाओगे, तुम्हारा बेटा टेररिस्ट था इसलिए मारा गया है, या एक्सीडेंट में मारा गया है, और साथ लिख के साइन अंगूठा करके दो कि अगर तुम किसी गलती से भी मीडिया के पास चले गए तो फिर तुम्हें पेनल्टी जो है वो देने के लिए तैयार हो, जो टेररिस्ट की फैमिली को दी जाती है। ठीक है, ये मॉडल फिर वहां पे अपनाया गया। उसी मॉडल के तहत आपने, सवाल था आपका कि लाशें क्यों गायब की गई, मैंने आपको समझाया कि किस तरह लाशें गायब की गई, और मैंने आपको समझाया दैट्स व्हाई दे हेट मी सो मच, माय ओन फैमिली एंड माय ओन मेट्स, कि यार ये हमारा जो है ना सारा सिस्टम क्यों एक्सपोज कर रहा है भाई। अगर या तो यहाँ पे ये सिस्टम रह सकता है, इस फौज का आसिम मुनीर रह सकता है, या पाकिस्तान रहेगा, तो मैं तो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूं, मैं तो पाकिस्तान बचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी उसी तरह तरक्की कर ले। डेमोक्रेसी ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी तो इंडिया की तरह पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ ही जाएगी यार। क्यों, कोई पागल थोड़ी है इंडिया वाले या बाकी दुनिया वाले जो यहाँ पे आसपास बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान वाले के वो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। आप पंगा लेते हो तो दरमियान में फिर वापस ही पंगा होता है ना, मत लो पंगा यार। तो वी कैन बिकम द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन इन द वर्ल्ड, एक दफा फिर सोने की चिड़िया हम बन सकते हैं। अगर हम जो है वो, कोई ये नहीं कह रहा कि कोई अखंड भारत बना ले या गजवाए हिंद कर ले, ये ड्रामे बंद करें, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के मॉडल के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बेस तभी आ सकती है जब डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी लेके आए, डेमोक्रेसी लेके आए। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सारा सिस्टम जो है मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, और देयर इज अ कॉस्ट व्हिच आई एम पेइंग फॉर इट, एज यू नो। जी अरन जी। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर इमरान खान जो है पावर में होते, तो क्या जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में जो है, या हम आज चूंकि जम्मू कश्मीर पे ही बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पे ज्यादा फोकस रखेंगे, फिर जो है वैसे तो मतलब बाकी रीजन्स में भी जो है दिक्कतें हैं, पर अगर मान लीजिए इमरान खान जो है इस समय पाकिस्तान में पावर में होते, तो सिचुएशन क्या अलग होती है, इससे आपको लगता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर कंटिन्यूड इमरान खान पावर में होते और इमरान खान जो इस वक्त फेस कर रहे हैं उन्होंने फेस न किया होता, तो इमरान खान मिलिट्री की बात मान रहे होते, वन पेज के ऊपर चल रहे होते, फौज के ऊपर बैंक कर रहे होते, जो वो बता रहे होते वही कर रहे होते। तो अब जो इमरान खान है जो पावर के अंदर आएगा, और अगर वो पावर के अंदर जब आ जाता है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट इमरान खान। ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी नॉनसेंस फ्रॉम द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, बट वो वाला इमरान खान, क्योंकि आपका सवाल है होते तो, अगर होते तो हालात बहुत फर्क होते, लेकिन फर्क होते भी तो तब भी इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद द पाकिस्तानी तालिबान,
वो ये थी कि यार ये आपके अपने लोग हैं, आपने खुद तैयार किए हैं अफगान जहाद के नाम के ऊपर, और आपने पॉलिसी रिवर्सल ले लिया। जब इनके खिलाफ आप इनको हंट करने लगे तो ये आपको अब रिस्पॉन्ड करें, तो इनसे बात करके मामलात को सेटल करो। और मैंने इमरान खान की इस पॉलिसी के तहत सवात में डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स भी चलाए हैं और बातचीत भी हुई है, और सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ बहुत ही 100 क्या 200-300, मतलब पाकिस्तान मिलिट्री की कैजुअलिटीज उस वक्त जो हैं वो अगर 300 एंड 350 पर ईयर थी, तो अब 3000 एंड 3500 पर ईयर पे चली गई हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी थी नेगोशिएट विद योर ओन पीपल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर आर योर ओन पीपल, यू कैन नॉट किल देम, दिस इज अ वॉर विद इन, सॉर्ट आउट द इशू। सो ही वुड नॉट हैव क्रिएटेड अ वॉर विद इन, एंड इमरान खान के पास डेमोक्रेटिक मैंडेट था। अब मैंडेट जिसके पास होता है वो जाके जनता में बैठ सकता है, वो रावला कोर्ट जाके बैठ जाता है, कहता है यार क्या मसला है भाई, ये मैं हल कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, इसके मेरे पास पैसे हैं, इसके मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, थोड़ा टाइम दो, और लोग मान जाते। आपके ख्याल में इस तरह की बातचीत यहां पे मौजूदा पपेट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ जाके कर सकता है, बैठ सकता है वहां पे? खान जाके बैठ जाता था पगड़ी पहन के, उसी तरह जाके उनके दरमियान में बैठ जाता था, कहता था यार मुझसे बैठ के बात कर लो यार, मुकाओ यहाँ पे, जिरगा करता था वो, ठीक है, पंचायत करता था वो, और मसला हल करता था, बिकॉज ही हैड द डेमोक्रेटिक मैंडेट। इन सालों के पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है। 2024 फरवरी का इलेक्शन तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कह रही है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तान की अपनी पेलगैट की रिपोर्ट कह रही है कि इलेक्शन वाज रिग्ड। लेजिटिमेसी का इशू है, जिनके पास लेजिटिमेसी नहीं है वो लोगों से जाके बात क्या करेंगे? वो फिर बैलेट की जगह बुलेट ही चलाएंगे ना, और वो चला रहे हैं सर। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, कि इमरान खान का होता तो उसके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट होता, और वो बात को सेटल कर लेता, लोग उसकी बात मान जाते, बिकॉज उसके लिए वोट किया था, ठीक है। लेकिन उस मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। अब जो इमरान खान का जो मॉडल है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मैंडेट, जो 2024 का इलेक्शन इवन देन इमरान खान को मैंडेट मिला है, वो मैंडेट इमरान खान को दिया जाए तो इमरान खान कैन सॉर्ट आउट दीज इश्यूज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकता है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। एंड इमरान खान ऑलवेज वांटेड टू हैव गुड टर्म्स विद इंडिया एज वेल, यू नो। एंड अफगानिस्तान, वो भाई बोलता है उनको अपना, क्यों भाई लड़ने का, किसको फायदा है? ये जंगें खड़ी करके बूगी मैन क्रिएट करने का इंडिया और अफगानिस्तान का किसको फायदा है? पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को। 4 दिन की जंग करके वो कहता है मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, मैंने मार का हक कर लिया, आसम मुनीर ने बादशाह मौजम बन के वो बैठा हुआ है साला यहाँ पे। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कहते हैं जी रेस्टोरेंट फुल हुए हैं, रेस्टोरेंट फुल हुए हैं, तो उतनी ज्यादा गरीबों के रेस्टोरेंट के ऑपोजिट जो गरीब बैठे हुए हैं, भूखे नंगे बैठे हुए हैं, वो लोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं भाई। क्या बात करते हैं आप? सो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन। जो आपका जवाब था कि इमरान खान अगर डेमोक्रेटिक मैंडेट के साथ आता है तो ऑब्वियसली फिर हालात को जो है वो सुधारा जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। नहीं, आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर डी कोडिंग ऑल दिस। और हम जल्दी ही दोबारा से आदिल साहब के साथ जो है एक और डिस्कशन जो है वो करेंगे, एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू आदिल साहब। थैंक यू सो मच, आपने अपने आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से भी आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।